नमस्कार दोस्तों, मैं राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 1 जनवरी 2025। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज है नया साल। तो इस नए साल की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल पर भगवान आप सभी लोगों की मनोकामना को पूरा करे, हम ईश्वर से यही विनती करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों के कमेंट जो आए थे उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने लेवल 2 के अंतर्गत जो साइंस का पोर्शन है, उसी साइंस के पोर्शन के 2011 से 2023 तक के टॉप 60 प्रश्न लिए हैं, जो एग्जाम में हो सकता है आप लोगों के आ जाए, क्योंकि ये पिछले साल में जो पूछे गए प्रश्न हैं वही हम लोगों ने लिए हैं और इनकी व्याख्या हम अब करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने लिया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं आज की एक बेहतरीन और शानदार मोटिवेशनल थॉट के साथ। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि पैसे से जो खुशी मिलती है वो कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से जो खुशी मिलती है, परिवार से जो खुशी मिलती है, वो जीवन भर साथ रहती है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को इस नए वर्ष में बस एक ही बात कहेंगे कि आप अपने लोगों से कभी गिला शिकवा मत रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी नए वर्ष में आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए साइंस का, कि निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो इस स्क्रीन पर जो प्रश्न है उसका उत्तर बताइए कि ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे हम सुन भी सकते हैं और जिसे देख भी सकते हैं। तो वृत्त चित्र, बुलेटिन बोर्ड, चित्र विस्तारक यंत्र, फ्लैनेल बोर्ड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो वृत्त चित्र होने वाला है। कौन सा चित्र होने वाला है? वृत्त चित्र। तो वृत्त चित्र एक ऐसी सामग्री है जिसे आप सुन भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। तो आप सभी लोगों के सामने मैं अभी टोटल 60 प्रश्न रखने वाला हूं, तो आप सभी लोग भी अपना टेस्ट जारी रखिए और आप लोगों को पता चलने चाहिए कि इन 60 में से हमें कितने नंबर आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? गुणात्मक परीक्षण का मतलब आप लोगों ने देखा है जो गुणे के सीक्वेंस में चलता है, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। ऐसा कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है? तो पहला निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो गुणात्मक परीक्षा नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न, प्रायोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं? जो प्रायोजन विधि होती है इसमें कितने सोपान होते हैं, कितने इसके तत्व होते हैं? तो 1, 4, 6, 10। तो प्रायोजन विधि में यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो सोपान होते हैं उन सोपान की संख्या कितनी है बच्चों? 3 नहीं 4 है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? मतलब प्रोजेक्ट जो पद्धति होती है उस प्रोजेक्ट पद्धति का दोष कौन सा नहीं है? शिक्षण अपूर्ण एवं विशृंखल, वैसाध्य पद्धति, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, वास्तविक जीवन से संबंधित। तो इस प्रोजेक्ट पद्धति का जो दोष नहीं है उसकी यदि अपन बात करें तो उसका दोष नहीं है डी वाला, यानी कि वास्तविक जीवन से संबंधित जो चीजें हैं वो प्रोजेक्ट पद्धति के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? कि बालकों का ध्यान केंद्रित करने वाली जो विधि है वो कौन सी विधि नहीं है आप लोगों को बताना है। व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया क्या? व्याख्यान विधि। ये व्याख्यान विधि वो विधि है जिसके अंतर्गत लोगों को बोलकर बताया जाता है। ठीक, तो लोगों को बोलकर नहीं, जैसे बच्चे जो हैं उनको बोलकर नहीं बल्कि उनको दिखाकर ही किसी चीज से उनका ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो शैक्षिक उद्देश्य है इनका जो वर्गीकरण किया गया वो क्रॉथहोल के द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा, रॉबर्ट मेगर के द्वारा, गाइने के द्वारा। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया था, इसका वर्गीकरण किया गया था बच्चों ध्यान रखना, बीएस ब्लूम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण, अनुकूलन, विश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। आप सोच रहे होंगे सर इसमें साइंस के प्रश्न नहीं है। भाई ये साइंस के अंतर्गत ही आने वाले प्रश्न हैं और अभी बहुत शानदार शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है? यानी कि विज्ञान को सिखाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? योजनाबद्ध अनुदेशन, दल शिक्षण, कंप्यूटर सहायतित शिक्षण, इनमें से सभी। तो आज वर्तमान में यदि देखा जाए तो जो तकनीकी युग है इसमें कंप्यूटर सहायतित शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है बच्चों। किसका?
कंप्यूटर सहायता, क्योंकि आजकल सारी चीजें जो है वो किसके द्वारा पॉसिबल हो रही है, तो सारी चीजें जो है वो हो रही है कंप्यूटर, क्योंकि हर एक चीज में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। और कंप्यूटर का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो जनक है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आप लोगों को यह याद रखना है। अगला प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो विज्ञान में सुधार के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है, ध्यान रखिएगा, 90 का उत्तर होने वाला है ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की यदि अपन बात करें तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। वहीं 1966 में यदि अपन बात करें तो 1966 में मरणोपरांत, कब की बात कर रहा हूं मैं, मरणोपरांत सबसे पहली बार किसी को भारत रत्न दिया गया तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक, वहीं 1966 में ही आप लोगों को पता होना चाहिए एक समझौता होता है, जो कि कौन सा समझौता है, ताशकंद समझौता। ये भी किसके टाइम पे हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे हुआ। वहीं इंदिरा गांधी की यदि अपन बात करें तो इंदिरा गांधी के बारे में आप लोगों को पता होगा क्या भैया, कि इंदिरा गांधी जी के बारे में यदि अपन बात करें तो भारत की आयरन लेडी, किसकी लेडी, कौन सी लेडी, आयरन लेडी किसको कहा जाता है, तो आयरन लेडी कहा जाता है किसको, इंदिरा गांधी को। वहीं मोरारजी देसाई की बात करते हो, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले यदि कोई व्यक्ति थे सर्वाधिक बार, तो वो कौन थे, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी, कभी कभी एग्जाम में परिभाषा भी पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से जो परिभाषा दी गई है आपके सामने जो लिखी हुई है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी, डब्ल्यू.सी. डैम्पियर, जेकोबसन, बी.एस. ब्लूम। तो ये जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, जेकोबसन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, जेकोबसन के द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में काम में लिया जाता है, सड़क को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कोक का, बिटुमेन का, पैराफिन का, नेफ्थलीन का। तो सड़क को बनाने के लिए बच्चों जिसका प्रयोग किया जाता है वो बिटुमेन है। क्या है, बिटुमेन। इसी बिटुमेन को जो देखा जाए तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसको पेट्रोल से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोल जो है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए तो इसको यदि पहले देखा जाए तो अस्फाल्टम कहते थे। क्या बोलते थे इसको, अस्फाल्टम कहते थे, ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि देखा जाए तो एक पौधा होता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, रतनजोत। ठीक, ये रतनजोत का जो पौधा होता है इससे क्या प्राप्त किया जाता है बच्चों, बायोडीजल। तो बायोडीजल में जिसका इस्तेमाल होता है वो कौन सा पौधा है, तो रतनजोत का पौधा है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा जैसे शादी विवाह होता है या फिर जो मूवी वगैरह होती है उनमें कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं या फिर धुआं जो है उसको बनाया जाता है, तो किससे, तो द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है द्रव नाइट्रोजन। और इसी द्रव नाइट्रोजन को जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, तो लिन से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 तथा 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर तीन चीजों के बारे में आप लोगों ने यदि सुना हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन ईंट पर नाचे, आप लोगों को ये तीन बातें मैंने लिखी, जैसे क्या, ईंट पर नाचे। इससे आप इनके जो खोजकर्ता है उनके बारे में आप याद रख सकते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति थे जे थॉमसन। कौन थे बच्चों, जे थॉमसन थे। वहीं यदि देखा जाए तो पास से क्या जाएगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे, रदरफोर्ड। और एक और इनका नाम मिलता है रदरफोर्ड के अलावा गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वहीं ना से क्या जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक बच्चों। कौन थे, जेम्स चैडविक। अब यहाँ पर आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता दूं मैं, जैसे कि क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनमें से जो न्यूट्रॉन है वो इस पे ना तो प्लस चार्ज रहता है ना माइनस चार्ज रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं नारायण। नारायण बोलने का मतलब इस पे कोई सा भी चार्ज नहीं रहता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 98, 153। ठीक है, अगला प्रश्न, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। जो परमाणु की कक्षा होती है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो जो परमाणु होता है उसकी कितनी कक्षा होती है, 4, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से 4 कक्षा होती है। इनको हम ऐसे नाम देते हैं जैसे अंदर के, फिर L, M, N, इस प्रकार से 4 कक्षा होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर K, L, M, N, इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखिएगा 2, 8,
18, 32 इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनकी संख्या को अधिकतम को किससे दर्शाया जा सकता है इसको, तो 2n द्वारा, 2n स्क्वायर द्वारा, 2n प्लस 1 द्वारा, n द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2n स्क्वायर के द्वारा। किसके द्वारा, 2n स्क्वायर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पहला कि निम्नांकित में से कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। पौधा घर, अब देखो इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगाकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। पौधा घर का मतलब होगा हरित गृह प्रभाव। ठीक, तो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो हरित गृह प्रभाव को प्रभावित करने वाली जो गैस है इसकी यदि अपन बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, उसके अलावा एक और जो गैस है जो इसको प्रभावित करती है उसे अपन बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, और फ्रिज वगैरह से जो रेफ्रिजरेटर होता है इनसे निकलने वाली जो गैस होती है उससे भी कहीं ना कहीं जो है क्या प्रभावित होता है, हरित गृह प्रभावित होता है। आप लोगों को याद रखना है ये, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है क्षोभ मंडल और उसके बाद जो पाया जाता है वो समताप मंडल। समताप मंडल, अब ये समताप मंडल जो है इसी समताप मंडल के अंतर्गत एक परत पाई जाती है, जो कि परत कौन सी है बच्चों, उस परत का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, ओजोन परत। पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत बच्चों पाई जाती है समताप मंडल में। और यही ओजोन परत सूर्य से आने वाली क्या रोकती है, ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करती है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम, किसका काम बच्चों, रोकने का काम करती है ओजोन परत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कपास का बहुलक है। कपास जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि कपास का जो उत्पादन होता है वो कौन सी मृदा में होता है, तो बच्चों कपास का उत्पादन होता है काली मृदा। और काली मृदा अपने भारत के कौन से क्षेत्र में है ज्यादातर, तो काली मृदा जो है वो है महाराष्ट्र में। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में। कपास का बहुलक सेल्यूलोज होता है, रेयान होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। तो कपास का जो बहुलक है, कपास का बहुलक है क्या, सेल्यूलोज। मतलब एक तरीके से आप देखोगे इसे जो बोलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उसके प्रकार में पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। अब वहीं आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो पादप है उन पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, और वहीं कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। आप लोगों को याद रखना है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेंटिंग जो है वो किसका उदाहरण है, पॉलीथीन का उदाहरण है, पीवीसी का, मेलामाइन का, पीईटी का। ये सब है तो प्लास्टिक ही, लेकिन इनमें से कौन से प्लास्टिक का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये मेलामाइन का है। ये किसका है, मेलामाइन का। अगला प्रश्न निम्नांकित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो एक सामान्य अपना जो कमरा होता है, इस कमरे पर यदि देखा जाए तो इस कमरे के ताप पर कौन सी गैस जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, सॉरी कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता है 3 प्रकार की अवस्था होती है, एक तो ठोस होती है, एक द्रव होती है और एक कौन सी, गैस मुख्यतः। ठीक, तो इनमें से गैस अवस्था पर पाए जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है, मरकरी, जिसे हम कहीं ना कहीं किस नाम से जानते हैं, Hg। इसे पारा भी कहते हैं, इसे पारद भी कहते हैं, याद रखिएगा, पारा या फिर पारद भी कहते हैं। चलिए आगे, लेजर की खोज किसने की थी, तो W.K. रोंजन ने, गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने, थियोडोर मेमन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है भैया थियोडोर मेमन ने इसकी खोज की थी। अब लेजर की यदि अपन बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है याद रखिएगा सभी, लाइट एम्प्लीफिकेशन। क्या है, एम्प्लीफिकेशन, ये लिख रहा हूं मैं, आप लिख लीजिएगा, स्टिमुलेटेड ठीक, ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इतना पूरा नाम है, कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा रेडिएशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा भैया ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो कि कौन सा है, चलिए देखिएगा। निम्नांकित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं तो भैया मंगल है, दूसरा पृथ्वी है, तीसरा बृहस्पति है, चौथा शुक्र है। तो मंगल की यदि अपन बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डिबोस।
कौन कौन से हैं? फोबोस और एक डिबोस, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ये दोनों किसके हैं? मंगल के हैं। वहीं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कि कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक, वहीं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन एक जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम जो है वो कौन सा है? गैनीमीड है। ठीक, बहुत है लेकिन एक बड़ा जो है वो ये है। शुक्र जो है इसके कोई सा भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह की यदि अपन बात करें तो मंगल ग्रह को जो बोलते हैं वो कौन सा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। किसके कारण? ये आयरन की अधिकता के कारण। पृथ्वी को जो है वो कौन सा ग्रह बोलते हैं बच्चों? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? जल के कारण कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति जो है इसके बारे में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है, और वहीं सबसे भारी ग्रह यदि है तो वो कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, इसे जो शुक्र है इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। सांझ का तारा, और वहीं एक और कौन सा? भोर का तारा। किस ग्रह को कहा जाता है? तो सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं? मतलब ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को उदरूपातन, संघनन, पिंडन, वाष्पन। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है उदरूपातन। जो सीधा ठोस से किस में बदल जाए? तो ठोस से सीधा मतलब द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधा किस में परिवर्तित हो जाइए? गैस में हो जाए, तो उस कहानी को, उस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों क्या? उदरूपातन। अगला प्रश्न, खालिस्तान से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक हो सकता है। जैसे हम डीजे वगैरह का साउंड सुनते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रबलता है जिसके द्वारा मानव शरीर के लिए कष्टदायक है? तो 10 डीबी, 30 डीबी, 60 डीबी, 80 डीबी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा 80 डीबी। वहीं डीबी की यदि अपन बात करें तो जैसे ध्वनि है, ध्वनि की जो प्रबलता है इसके लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग? डीबी का। बाकी जो ध्वनि है, इस ध्वनि की तीव्रता की यदि अपन बात करें तो तीव्रता को जो मापा जाता है बच्चों, किससे? हर्ट्ज से मापा जाता है। ध्वनि की यदि अपन बात करें, ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। वो कैसी है? ये अनुदैर्ध्य तरंग है। वहीं यदि देखा जाए तो ध्वनि के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, और वो क्या? कि जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को मनुष्य सुन सकता है। इससे ज्यादा को सुनने पर कान के पर्दे फट सकते हैं, और इससे कम को जो है वो कौन सुन सकता है? जैसे कि बाज, ठीक, जैसे कि चमगादड़, चमगादड़ ये, या फिर कुत्ते की यदि अपन बात करें, चमगादड़ के अलावा किसकी? चमगादड़, या फिर कुत्ते जो है वो 20 हर्ट्ज से कम तक की भी ध्वनि को सुन लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है, तो 27 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 27 न्यूटन, 9.8 न्यूटन के, 264.6 न्यूटन के, 27 न्यूटन के। 100 in 1%। इसको लोग गलत करते हैं भैया, मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है 264.6 न्यूटन। एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी हुई है। एक कोई सी वस्तु है, ये एक समतल दर्पण इधर रख दिया गया है, एक समतल दर्पण किधर रख दिया? इधर रख दिया गया है। ठीक, वस्तु कहां पर रखी है? ये यहां पर रखी है। कितने डिग्री पर? लगभग ये मान के चलिए 50 डिग्री पर रखी गई है। तो समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यानी कि जो वस्तु है इसके इधर 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 करके टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 4, 5, 6, 7। तो इसके प्रतिबिंब जो बनने वाले हैं उन प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को कहते हैं? तो जो समुद्र है, समुद्र में जो भरा ईंधन होता है उसे क्लेथराइट कहते हैं। यूरेनियम, थोरियम, सेलुलोज। तो समुद्र के अंदर भरे ईंधन को यदि अपन बात करें तो उसे कहा जाता है बच्चों क्लेथराइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लेथराइट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। जैसे मेंढक का जो लार्वा है वो किस में रूपांतरित होता है? वयस्क में रूपांतरित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। ठीक, अब कायांतरण का नियमन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन से, वृद्धि हार्मोन से, एड्रीनेलिन हार्मोन से, इंसुलिन हार्मोन से। तो कायांतरण का जो नियमन होता है वो कौन सा हार्मोन से होता है? कायांत्रित हार्मोन से होता है। ठीक, वहीं मनुष्य की यदि अपन बात करें, मनुष्य, तो मनुष्य में थायरॉक्सिन हार्मोन की यदि अपन बात करें, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कहां से स्रावित होता है? तो ये होता है थायराइड ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। अब वहीं थायराइड ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो आयोडीन की कमी से या अधिकता से आप लोगों ने देखा है आयोडीन की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें जो है कहीं ना कहीं गला सूजा हुआ दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, सेवल से।
तो पेनिसिलिन नामक जो औषधि प्राप्त की जाती है बच्चों किससे, कवक से। अब ये पेनिसिलिन का मतलब जो है आप लोग देखेंगे तो पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम उस कवक का पूरा नाम है, पेनिसिलिन नोनेटम। ठीक, ये याद रखिएगा, पेनिसिलिन नोनेटम उस कवक का नाम है जिससे कहीं ना कहीं क्या प्राप्त की जाती है, औषधि प्राप्त की जाती है। अब वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि एक है जैसे सिनकोना वृक्ष आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, ये जो सिनकोना वृक्ष है, इस सिनकोना वृक्ष की खाल से एक कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है, और ये जो कुनेन नामक दवाई है, इस कुनेन नामक दवाई का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है बच्चों, मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब कुछ जीव ऐसे हैं जो किस किस को, जीव जंतु को और पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों को किसके रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, परभक्षी। परभक्षी वो जो दूसरा के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, शाकाहारी जो केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन को खाते हैं, सर्वाहारी जो दोनों को खाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वाहारी, और सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाता है कौन, मनुष्य। तो मनुष्य एक ऐसा जीव है जो दोनों को खा सकता है। ठीक है, इसी चैप्टर में से आप लोगों को पता है इसके अंतर्गत आने वाली चीज है जैसे क्या, उत्पादक। ठीक, वहीं दूसरी चीज जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, और एक चीज जो होती है जिसे बोलते हैं क्या, अपघटक। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को मैं बता दूं, जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उसे उत्पादक के अंतर्गत, वहीं उपभोक्ता जो इनको खाते हैं वो उपभोक्ता, और जो इनको खाते हैं वो कौन होते हैं, अपघटक। यानी कि उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता, और उपभोक्ता किसको खाते हैं, उपभोक्ता अभी बताया मैंने उपपादक को, और उपभोक्ता को खाने वाले कौन होते हैं, अपघटक होते हैं, जो सारी चीजों को वायुमंडल में मिला देते हैं। अगला प्रश्न, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। तो संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, विब्रियो कोलेरी। तो हैजा रोग की यदि अपन बात करें तो बच्चों हैजा रोग जो होता है किसके कारण होता है, ये विब्रियो कोलेरी से होता है। वहीं एक बात आपको पता होगा, संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है, टीबी रोग है, जिसे कहीं ना कहीं किस नाम से जाना जाता है, तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को जो बोला जाता है क्षय रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, क्षय रोग भी बोला जाता है। अगला, रेशेदार मूल का उदाहरण है। रेशेदार मूल का उदाहरण सरसों है, चना है, मक्का है, गाजर है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे सरसों और चना जो है वो कौन सी फसल है, ये रबी की फसल है। वहीं मक्का की यदि अपन बात करें तो ये कौन सी फसल है बच्चों, तो ये खरीफ की फसल है। तो जो रेशेदार फसल है या रेशेदार मूल का जो उदाहरण है बच्चों वो याद रखिएगा मक्का है, क्योंकि मक्का में जो भुट्टा लगता है उसके अंदर आप लोगों ने देखा है रेशे पाए जाते हैं, इसलिए रेशेदार मूल का उदाहरण है क्या, मक्का। वहीं गाजर की यदि अपन बात करें तो गाजर किसके रूप में है, जड़ के रूप में है ये। ठीक है, और वहीं यदि इनकी बात करें चना, चना आप लोगों को पता है ये एक लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है, लेग्यूमिनेसी कुल। अब ये लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब आप लोगों, लेग्यूमिनेसी, अब लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब जो होता है जिसकी जो दालें हो जाती है वो बीज। ठीक है, अगला प्रश्न, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। एक जो प्रारूपी पादप कोशिका, जैसे ये पादप है, इस पादप के अंदर जो कोशिका होती है इसके अंदर केंद्रक की स्थिति कहां पर होती है, तो एक प्रारूपी पादप में जो केंद्रक की स्थिति होती है बच्चों वो याद रखिएगा, वो होती है परिधि। ऑप्शन में है क्या, केंद्रीय, परिधि, आधारी, कहीं भी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, परिधि। क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, पादप की अभी कोशिका भित्ति थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। वहीं एक बात आप लोगों को पता है क्या, कि जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक, दो चीजें हैं, केंद्रक जो है, केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम मिलता है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है इनका, रॉबर्ट ब्राउन, आप याद रखिएगा। और वहीं यदि देखा जाए तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम मिलता है रॉबर्ट हुक। क्या नाम मिलता है, रॉबर्ट हुक है। और रॉबर्ट हुक ने कब खोज की थी, 1665 में कोशिका की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। तो कोशिका का शक्तिगृह केंद्रक को कहा जाता, केंद्रिका को कहा जाता, गोल्गी इकाई को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का शक्तिगृह बच्चों कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बाकी केंद्रक, केंद्रिका, गोल्गी इकाई ये सब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तत्व हैं। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो बेंडा नामक करके एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगला,
समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। तो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था जो है वो कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होने वाला है वो है क्या भैया? प्रोफेज। तो समसूत्री विभाजन के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो समसूत्री विभाजन में सबसे जो लंबी प्रावस्था है बच्चों, वो सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? तो सबसे लंबी प्रावस्था का नाम है प्रोफेज है। कौन सी है बच्चों? प्रोफेज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा। प्रश्न क्या है? पहला तो वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? तो आप बताइए मुझे, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? प्यारे बच्चों बताइए। पोलियो है, प्लेग है, पोलियो दे रखा आपके सामने, ठीक, पोलियो है, प्लेग है, कोलेरा है, टाइफाइड है। तो पोलियो, प्लेग, कोलेरा, टाइफाइड, इन चारों में से आप लोगों को बताना है वायरस से होने वाला रोग। तो वायरस से होने वाले रोग का जो नाम है बच्चों वो क्या है? पोलियो है। बाकी प्लेग, कोलेरा, टाइफाइड ये कहीं ना कहीं किसके द्वारा होने वाले हैं? ये तो ये बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा होने वाले हैं, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होने वाले हैं? जीवाणु के द्वारा होने वाले हैं, ठीक है। ये टाइफाइड की यदि अपन बात करें तो आप लोगों को पता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के, साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला रोग है। और इसी टाइफाइड का जो परीक्षण किया जाता है वो उस टाइफाइड के परीक्षण को क्या बोलते हैं बच्चों? तो टाइफाइड के परीक्षण को बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला और बहुत शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न आप लोगों के सामने। चलिए, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो भोजन में किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो बच्चों याद रखेगा विटामिन ए की कमी से। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। वहीं विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक। वहीं विटामिन सी की वजह से जो रोग होता है वो कौन सा है? स्कर्वी रोग होता है, आप लोग याद रखिएगा। वहीं विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? रिकेट्स रोग है, आप लोगों को याद रखना है ये, ठीक। तो ये कुछ रोगों के नाम बताए हैं मैंने आपको, याद रखिएगा सभी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। तो एड्स से जो प्रभावित होने वाला तंत्र है वो है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहले तो एड्स की यदि अपन बात करें तो एड्स किससे होता है? ये HIV की वजह से, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो उसकी वजह से होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। इसके फुल फॉर्म बता दिए हैं। और इसका जो परीक्षण किया जाता है, इसके परीक्षण के लिए आप याद रखिएगा एलिसा। कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र। अगला प्रश्न, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। क्या कहते हैं बच्चों इसे? न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। और कहीं ना कहीं जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसे कौन सा नियम कहते हैं? तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम जिसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर कहलाती है। तो बच्चों कार्य करने की दर जो है उसे कहते हैं बल कहते हैं, गति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की दर को बच्चों कहते हैं क्या? शक्ति कहते हैं, ठीक। अब वहीं यदि देखा जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ऊर्जा के बारे में बता दूं मैं क्या, कि ऊर्जा जो है इसका क्या है? हमेशा रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता है। ऊर्जा को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता? समाप्त नहीं किया जा सकता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, उष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? कि जो उष्मा है, उष्मा का जो संचरण होता है, तो संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो प्यारे बच्चों, विकिरण में, संवहन में, चालन में, विसरण में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? विकिरण में। तो उष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा भैया? तो इसमें उत्तर हो जाएगा विकिरण। कौन सा जाएगा? विकिरण आ जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न और गजब का प्रश्न हम देखने वाले हैं। उदरूपातन का गुण पाया जाता है। तो जो उदरूपातन है इसका जो गुण है वो किसमें पाया जाता है? तो उदरूपातन का जो गुण है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए किसमें पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो किसमें है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या, बताइए सभी, सी, यानी कि अमोनियम क्लोराइड में। किसमें हो बच्चों, ये अमोनियम जो क्लोराइड है, उस अमोनियम क्लोराइड में किसका गुण पाया जाता है, ये उदरूपातन का गुण पाया जाता है। सर उदरूपातन का गुण मतलब कि जिसमें आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ठोस से द्रव में परिवर्तित ना होते सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, तो उस कहानी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, उदरूपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, यानी कि 1 किलोग्राम या 1 लीटर पानी जो होता है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता, कितने ताप की आवश्यकता होती है बच्चों। तो इसके लिए बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है ये, बताइए। एक कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको 1000 कैलोरी। कितने ताप बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो 1000 कैलोरी हो जाएगा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए, एक उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। ठीक, एक उत्तल गोली दर्पण जो है इससे प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है एवं सीधा बनता है, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है भैया। ठीक, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा भैया क्या, ए, आभासी एवं सीधा। एक उत्तल गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। चलिए अगला प्रश्न। एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घुमाव कोण होगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत से प्रश्न आप लोगों के सामने है ये। ठीक, तो थीटा होगा, 2 थीटा होगा, 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। शून्य क्षमता का लेंस, मिश्रित लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो दूरदृष्टि के जो मरीज होते हैं उनको जो लेंस दिया जाता है वो लेंस कौन सा दिया जाता है, उत्तल लेंस दिया जाता है, याद रखिएगा। और वहीं यदि अपन बात करें तो जो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको कौन सा लेंस दिया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले मरीज को जो दिया जाता है वो अवतल लेंस दिया जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है, अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, ये 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से कम, वहीं 20 हर्ट्ज तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, वहीं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये आपके सामने एरो दे रखे हैं ये समझाने के लिए कौन किससे ज्यादा कौन किससे कम। तो अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है वो याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किससे अधिक होती है ये, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व है किस पर निर्भर करता है, पहला ऑप्शन है आवृत्ति पर, तरंगदैर्ध्य पर, वेग पर, तीव्रता पर। तो जो आपके सामने दे रखा है कि ध्वनि का जो तारत्व निर्भर करता है बच्चों, किस पे निर्भर करता है, ये आवृत्ति पर। ध्वनि की यदि अपन बात करें, ध्वनि की यहां पर बात आ रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं ध्वनि को जो मापने की इकाई है वो क्या है, डॉप्सन है। ठीक, और वहीं दूसरी बात आप लोगों को पता है अभी क्या, ध्वनि जो है वो कौन सी तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है ध्वनि, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। तो दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय आघूर्ण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या कहलाती है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है बच्चों। अगला प्रश्न है, एयर बल्ब को एक एयर बल्ब मतलब एक बल्ब है, एयर बल्ब 100 वाट का और एक 200 वाट का को 160 वाट के वोल्टेज के साथ जोड़ा गया, शक्ति हास कितनी शक्ति का हास होगा, तो ऑप्शन है 64 वाट, 100 वाट, 32 वाट, 160 वाट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया आपका 64 वाट। क्या हो जाएगा, 64 वाट। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो 1 किलोवाट जो घंटा है वो मात्रक है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो 1 किलोवाट की यदि अपन बात करें तो 1 किलोवाट जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आपका शक्ति का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये शक्ति का। यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत विभवांतर बल ठीक E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहन बल्ब होगा।
ठीक, तो ये ए हो जाएगा, ये यानी कि अंडर रूट ई0 रूट 2 ई0 या 2 या ई0 बटे रूट 2। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी वाला बच्चों। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। चलिए अगला प्रश्न, अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम का। तो अपमार्जक जटिल जो लवण है वो किसका है? सोडियम का है, कैल्शियम का है, कार्बन का है, मैग्नीशियम का है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किसका? सोडियम का। क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम का। टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए टेली प्रिंटर का, टेलेक्स का, फैक्स का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फैक्स का। तो ये जो टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है क्या? फैक्स मशीन। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? जैसे हम हमारे सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो वेल्डिंग की जाती है उसके लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन मीथेन का, ऑक्सीजन एसिटिलीन का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एसिटिलीन का। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एसिटिलीन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है। ये भी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो W हो जाएगा कि TI हो जाएगा, TE या TM। तो टंगस्टन की बात हो रही है तो याद रखिएगा जो टंगस्टन का जो संकेत है वो क्या हो जाएगा बच्चों? W। टंगस्टन का क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है। तो जो विश्व में जो कहीं ना कहीं गर्मी उत्पन्न करने वाली जो गैस है या उष्णता को प्रदान करने वाली गैस है वो कौन सी है? H2, CO2, NO2, SO2। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया क्या? CO2। वही एक तरीके से हरित गृह प्रभाव को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है? CO2 है। अगला प्रश्न, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, केवल न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल क्या? प्रोटॉन की संख्या। तो नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके? प्रोटॉन की संख्या के। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वेस्लिन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा उपचार करना चाहिए? प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वेस्लिन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा उपचार करना चाहिए? तो सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोना, 1% एसिडिक अम्ल या नींबू के रस से धोना, सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना, साधारण नमक लगाना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, वहां स्थान जहां छोटे छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं। तो जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेरियम, वन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा? टेरेरियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, ये इसका सही उत्तर है। तो आज के इस साइंस की पहली क्लास में हमने टोटल 60 प्रश्नों को कवर किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।